बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। तामीर और तरक्की कैसे होगी, यहाँ के लोग ही उसमें अपना हिस्सा डालेंगे। यहाँ के ब्यूरोक्रेट से लेके बिजनेसमैन से लेके पॉलिटिशियन, सब लोग जब ईमानदारी से इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए काम करेंगे तो फिर आम आदमी के मसाइल हल होंगे। आज स्पेशल प्रोग्राम हम डेडिकेट कर रहे हैं ऐसे ही लोगों को कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या सर्विसेज है पाकिस्तान के लिए, वो कैसे वैल्यू ऐड कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे। पाकिस्तान की बिगड़ती हुई मौशी सूरत हाल से लेके पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, फिर बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल, तो फिर आम आदमी जो कि आज भी फुटपाथ पे बैठ कर खाना खाता है और उसको खाना खिलाने वाले न सिर्फ एक, अब तो उनमें भी इजाफा होता जा रहा है। तो क्या ये हम ठीक जा रहे हैं? हम रोज़गार क्यों नहीं दे रहे आम लोगों को? फिर आज भी ख़वातीन हस्पतालों से महरूम हैं। आज भी जो बच्चे हैं वो उधर ही कोई रिक्शा पे खातून बच्चा पैदा कर देती है। हॉस्पिटलों की और एम्बुलेंस की अदम फरामी सिंध और बलूचिस्तान के कई इलाकों में इस तरह के केसेस आज भी देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान को आज़ाद हुए 76 साल हो गए, ना इलेक्ट्रिसिटी मिल पाई, न ट्रांसपोर्ट, न सड़कें, न इंफ्रास्ट्रक्चर। वजूहत क्या हैं, तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं, आप बिज़नेस कम्युनिटी का मोतबर नाम है और पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसमें भी आप कई ओहदे रखते हैं। आप जामिन बिल्डर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चेयरमैन हैं। सैयद काशिफ शाह, बहुत शुक्रिया सर, शाह साहब आपने टाइम दिया। उनके साथ आपकी वाइफ भी हैं, आप भी डायरेक्टर हैं जामिन ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर, और आपकी कई समाजी खिदमात भी हैं, मैडम सरवत शाह। बहुत शुक्रिया मैडम सरवत नसीम शाह, आपने भी टाइम दिया। स्टार्ट करते काशिफ भाई आपसे। पहले हम ज़रा इकनॉमी पे बात करते हैं। क्यों, एक आपको भी याद होगा, हम अक्सर सुनते आते हैं पाकिस्तान बड़े सेंसिटिव मराहल से गुजर रहा है। 76 साल से ही हम सेंसिटिव मराहल से गुजर रहे हैं, तो फिर बेहतरी कब आएगी? देखिए, हमने आज तक इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को मैं ये समझता हूँ सीरियसली टैकल ही नहीं किया। हम ये समझते हैं हर साल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ नई ड्राइव की जाए और उस पर माशरा चल जाएगा या माशियत आपकी चल जाएगी, ऐसा होगा नहीं। इस मुल्क ने वक्त के साथ ये ज़रूर समझा कि हमारे सिक्योरिटी मसाइल क्या और उनके लिए पॉलिसीज़ हमने लॉन्ग टर्म बेसिस पे डिसाइड कर ली और उसको अलग कर दिया सियासत से। माशी सरगर्मियाँ हमारी इससे अलग नहीं हो पाई। हमें समझना और इस पर अमल करना होगा कि हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनकी प्लानिंग और उनकी एग्जीक्यूशन को सियासत से अलग करना होगा। लॉन्ग टर्म बेसिस पे हमें एक पॉलिसी ड्राइव करनी होगी। फिर इसके बाद आप कहीं देखते हैं कि जो सरमायाकार होता है वो भी कॉन्फिडेंस लेता है आपकी मार्केट पे और वो आके आपका पैसा अपना पैसा जनरेट करता है। जो पॉलिटिशियन हजरात जब एक नैरेटिव लेकर आते हैं, फिर वो अवानों में जाते हैं, ये अवाम उनको ले जाती है, फिर अवाम ये बैठी होती है इंतज़ार में कि ये चीज़ें जो हमें ऐलानात हुए थे अब ये हमें प्रैक्टिकली चीज़ें मिलेंगी, तो वो मिल क्यों नहीं पाती? वजूहत क्या है? क्या वो पॉलिटिशियन हजरात झूठ बोलते हैं अवाम से? देखिए, हमारे पास सिस्टम में लीकेजेस बहुत ज़्यादा हैं। पॉलिटिशियंस जितने भी आते हैं एग्जीक्यूशन उन्होंने नहीं करनी होती। वो पॉलिसी मेकिंग में आते हैं, वो पॉलिसी बना लेते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन के लिए एक पूरा सिस्टम हमारे यहाँ मौजूद है, इन प्लेस है। वो सिस्टम क्या कारकर्दगी दिखा रहा होता है, उसमें भी बहुत सारे अवामिल इस तरह के हैं जो कि बियॉन्ड कंट्रोल हो जाते हैं, क्योंकि 76 सालों में जो कुछ यहाँ पे होता रहा, जिस तरह से उस सिस्टम को बिल्ड किया गया, उसमें कई एक लकूनाज हैं, कई एक प्रॉब्लम्स हैं। अब नेचुरली उन प्रॉब्लम्स को जब तक आप दूर नहीं करते, जब तक वो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट आप ख़त्म नहीं करते, जहाँ पे हमारे करप्शन की भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, फिर इनएफिशिएंसी बहुत ज़्यादा आ जाती है वहाँ पे, तो जब तक ये चीज़ें मौजूद हैं, एक अच्छा शख्स आके भी एग्जीक्यूशन नहीं करा पाता। हम अक्सर बेशतर अपनी टीम से बात किया करते हैं, लोगों से बात करते हैं, भरपूर प्लानिंग लेकिन पुअर एग्जीक्यूशन आपको कुछ हासिल नहीं कराएगी। आप कराची के, सॉरी फॉर इंटरप्ट, कराची में रियल एस्टेट सेक्टर के भी आप मेरे ख्याल में चेयरमैन हैं, बहुत सारे ओहदे आप रखते हैं। फिर रियल एस्टेट सेक्टर वाले भी अब सड़कों पर आते हैं, वो भी हर हुकूमत में उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, फिर तहफ़्फ़ुज़ात आपके इस बार भी हैं? देखिए, रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जहां मैं ये समझता हूं पिछले 2016 से लेके अब तक मुसलसल जो अताब का शिकार रहा। जब जब हुकूमतें आई उन्होंने जैसा चाहा रियल एस्टेट के साथ सलूक किया। आज की मैं आपको स्टोरी बताऊं कि हमने तो आज तक यही सुना था कि मैं किसी चीज़ का अगर कारोबार करूं, ट्रेडिंग करूं, मैं कुछ खरीदूं बेचूं तो टैक्स दूंगा। रियल एस्टेट में आज एक अनोखा कॉन्सेप्ट आया, आप चीज़ बेचने और खरीदने पर टैक्स देंगे, साथ रखने पर भी टैक्स देंगे। मतलब मैं चीज़ रखूँ तो भी वो टैक्सेबल हो जाएगी। मैं चाहे उससे कोई इनकम जनरेट कर रहा हूं या नहीं कर रहा, मुझे तसव्वुर करना होगा कि मैं इनकम तो फिर इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? यही बात है हम समझा रहे हैं। देखिए इस वक्त साजिद भाई हमारे सामने बहुत सारे अवामिल निकल के आते हैं। आपके पड़ोस में ही दुबई मौजूद है। दुबई की रियल एस्टेट सेक्टर इतना ज्यादा बूम पे क्यों चला गया और वहां पे कौन लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? क्या पाकिस्तानी वहां नहीं चलेगा? तो क्या पाकिस्तानियों को धकेला गया? ये बहुत सारे सवाल हैं। अच्छा, अभी कुछ सेमिनार भी हुए थे
जी। इस इशूज़ को लेकर मुख्तलिफ जगहों पर तंजीमों ने किए थे कि हम इस मामलात को इनको लेकर जाएंगे ऐवानों तक, कुछ वो कहते हैं ना घी तेल कुछ निकला नहीं। देखिए मुसलसल डिस्कशंस में चीज़ें रही। हमारे मुख्तलिफ तरह के जो रेगुलर टैक्सेस हैं उनको बढ़ाया गया, फिर ये जो मैंने आपसे जिक्र किया तसव्वुराती टैक्सेस का वो भी इम्प्लीमेंट कर दिए गए। डिस्कशंस तो होती रही, हासिल उसूल ज़ीरो है। इवन इस वक्त तो सिचुएशन ये निकली कि हमारे कुछ लोग कोर्ट्स में इन मामलात को ले गए। अच्छा। जब मामलात को सिंध हाई कोर्ट में लेके गए तो इसका डिसीजन कुछ और आता है, लाहौर हाई कोर्ट कुछ और डिसीजन लेता है, और उसके बाद एक अजीब सी कशमकश बन जाती है। और रियल एस्टेट की पूरी मार्केट, न सिर्फ रियल एस्टेट में काम करने वाले लोग जो कि यहाँ से माशी तौर पर मुंसलिक है, बल्कि आम आवाम भी इसके साथ स्टक होकर रह जाती है। ओवरऑल जो इकोनॉमिक सिचुएशन है जो कि यहाँ से जनरेट होनी थी वो करीब करीब जीरो पे आके खड़ी हो जाती है। इतना ये बुरा तो हाल है। लम्हा फिक्रिया है जो हमारे बजट बनाने वाले लोग हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, तो डिफरेंट जो हमारे इदारे हैं या जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, आप उनसे मशवरा लें जो कि इस इंडस्ट्री से बैठें, फिर आप पॉलिसी बनाएं और उसको इम्प्लीमेंट करवाएं, तो मुमकिन है बेहतरी आए। जिस तरह आज इनका हाल है दूसरे इदारों का। नाम मैडम सरवत नसीम साहब बैठी हैं। भाभी पहले तो आपको भी खुशामदीद कहेंगे, आप बहुत अरसे बाद हमारे स्टूडियो में आई हैं। मुझे ये बताएं कि रियल इस्टेट और एक, क्योंकि आपके हस्बैंड का जो काम है, आपने डायरेक्टर का ओहदा भी रखा हुआ है, तो क्या आप प्रैक्टिकली उन साइट्स पर जाती हैं? क्योंकि बड़ा टफ काम है, धूप में जाना होता है और बहुत सारी लेबर इसमें कनेक्ट होती है, बहुत सारी एलाइड इंडस्ट्रीज़ इसमें कनेक्ट होती हैं, तो एक खातून होकर ये सब काम आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल कर लेती हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का आज। अच्छा, मैं आपको शायद इन्होंने आपसे कभी जिक्र किया और शायद आप भूल रहे हो, ये जो बिज़नेस था और इसका आइडिया था ये मेरा ही था। अच्छा, तो मुझे इन्होंने ज्वाइन किया था इसमें। ठीक है। तो बिल्कुल आप जैसे कह रहे हैं कि ये थोड़ा डिफरेंट है, इसमें नहीं होती आमतौर पे। और मेरे ख्याल में अगर वैसे देखा जाए तो पिछले 10 सालों में ख़वातीन जितने नए शोबों में आई हैं, तो अब शायद लोगों को सुन के इतनी हैरत नहीं होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर फील्ड में, चाहे वो इंसेप्शन हो, प्रोजेक्ट शुरू करना हो, मार्केटिंग हो, हर प्रोजेक्ट में मर्दों के मुआशरे में एक खातून का काम करना, हमारे यहाँ बड़े मसाइल होते हैं, ख़वातीन बड़ी घबराती हैं, लेकिन आप कह रही हैं कि मुझे तो कुछ भी ऐसा ही है। जी देखिए, एक ये परसेप्शन होता है कि बिल्कुल मसाइल हैं, लेकिन उतने ही अच्छे लोग भी हैं और उतने ही आसान तरीके भी मौजूद हैं। कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन मैं कहती हूँ जिस तरह आप अभी बात कर रहे थे कि वही लोग हैं, वही मसाइल रिपीट हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लोग अपने आप को चेंज नहीं कर रहे। देखिए, चेंज ऊपर से नहीं आता, नीचे से लोगों को एजुकेट करना पड़ता है। हम उसी मसले में क्यों खड़े रहते हैं? क्योंकि लोग, लीडरशिप चाहे कितनी भी अच्छी आ जाए, जब तक लोगों के अंदर यूनिटी नहीं होगी, लोगों के अंदर चीज़ों को फेस करने का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ख़वातीन का परसेप्शन अपना चेंज नहीं होगा, तब तक वो चेंज आ ही नहीं सकता। चाहे आप कितनी भी पॉलिसीज़ बना दें, कितनी उनके लिए अच्छी चीज़ें ले आएँ, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगी जब तक माइंडसेट आवाम का चेंज नहीं होगा। तो फिर अब क्या स्ट्रेटजी आपकी है? एक तो आप लोग, जहाँ तक मेरे इल्म में है, 5,000 में आप लोगों को ज़मींदार भी बना रहे हैं, तो ये आइडिया सक्सेस हो गया? जी बिल्कुल हो गया, और बल्कि इसके ऊपर और बहुत सारे काम हो रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताती हूँ। देखिए, मैं जो हमारा कॉन्सेप्ट था, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो एक अफोर्डेबल लग्जरी है, और जो हाउसिंग की कमी है पाकिस्तान में, इसको किसी ना किसी तरह तो पूरा करना है, और किसी ना किसी ने तो पूरा करना है। जो अच्छा बिजनेसमैन होता है वो ये देखता है कि मार्केट में गैप कहाँ पे है। सिर्फ ये नहीं देखता कि मैं बस कोई ऐसी चीज़, कोई ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला हो, कोई आसान तरीका हो, बिल्डिंग बना दूं, बेच दूं और पैसे कमा लूं। प्रॉफिट ज़ाहिर बिजनेस में एक पार्ट रखता है, लेकिन एक क्रिएटिविटी होती है कि आप गैप देखें, उस गैप में एंटर हों, और उसके बाद जो रिक्वायरमेंट है सोसाइटी की, उसको फुलफिल करें। तो हाउसिंग की जो इस वक्त नीड है, और अफोर्डेबल हाउसिंग की जो नीड है, वो बहुत बड़ी है। आप अगर स्टेटिस्टिक्स देखें तो ये जो स्टेटिस्टिक्स ये हर साल बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि एक साल नीड पूरी नहीं होती तो अगले साल दोबारा इसमें इजाफा हो जाता है। तो अगर हम इस चीज़ को इस वक्त नहीं देखेंगे तो सिर्फ, अब देखिए, हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च कर देना, उसकी मार्केटिंग कर देना भी काफ़ी नहीं है। जब आप सर्वे नहीं करेंगे, आपको लोगों की इनकम पता नहीं होगी, आपको नहीं पता होगा उनकी डिस्पोजेबल इनकम क्या है, वो कितना सेव कर सकते हैं, जब तक आप ये सर्वे नहीं करेंगे तब तक आप उनकी नीड को फुलफिल नहीं कर सकते। भाभी, यहाँ पे एक इख्तिलाफी सवाल, पहले मैं आपसे, फिर मैं इसका काशिफ भाई से सवाल करूँगा। अक्सर आम आदमी से जब हम किसी कॉन्ट्रैक्टर, किसी बिल्डर के हवाले से पूछते, वो कहते हैं यार वो मैंने एक चीज़ बुक की थी, वो टाइम पे नहीं मिली, यार मैंने वो इतना बड़ा नाम, इतना बड़ी एडवर्टाइजिंग हुई थी, यार मैं लुट गया, वो टाइम पे नहीं मिली। ये अक्सर एक कहता कॉमन कंप्लेन है।
आप लोग टाइम पे देंगे? अच्छा देखिए, इरादा मेरे ख्याल में तो सबका यही होता होगा हाँ, कि हाँ। वो टाइम पे ही दें। कोई इसलिए नहीं लॉन्च करता होगा कि हम डिले करें ऐसा ही या है, ना दें। फिर अरबों की करोड़ों की गुडविल बिल्कुल। वो डैमेज होती है अगर आप टाइम पे ना जी। दें। अच्छा, ये दोनों तरफ की सिचुएशन होती है। देखिए, जब आप आवाम से पूछते हैं तो वो कहते हैं हमें वहाँ से नहीं मिली चीज़। इसी तरह जब आप अगर बिल्डर को बिठा के पूछेंगे या डेवलपर से पूछेंगे तो उनके भी हज़ार मसाइल होंगे। पेमेंट्स नहीं आई। पेमेंट्स नहीं आई या कोई और वजह से डिले हुई चीज़ें, वो मतलब हो सकते हैं जेन्युइन इश्यूज हो। और अगर इन लोगों को यहाँ पे यही मसला होता है, जो ब्लेम गेम होता है ना, मैं समझती हूँ कि इससे ज़रा हमें उठना पड़ेगा और विन विन सिचुएशन पे आना पड़ेगा। इसीलिए हमने शुरू से ही ये पॉलिसी रखी है कि सिर्फ मेरा प्रॉफिट, सिर्फ मेरा फ़ायदा, सिर्फ मेरी चीज़, मेरी कंपनी ग्रो होना, ये सिर्फ पर्सपेक्टिव ना हो, बल्कि जो मेरा क्लाइंट है वो भी एम्पावर हो, उसके पास भी घर आए। अगर वो कल नहीं खरीद सकता था, आज वो खरीद पाए, कल वो घर का मालिक बने। जब एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसके पास, वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने के लायक बनेगा। ठीक है, 3 खवातीन का मैं आपसे नाम लूँगा जो कि आज इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने खवातीन के लिए बड़ा काम किया और बहुत सारी खवातीन की वो रोल मॉडल हैं। सबसे पहले पर है हमारे पास बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, और सेकंड पर हैं फातिमा जिन्ना, एंड थर्ड पर है राना लियाकत। बिल्कुल बिल्कुल हमारी रोल मॉडल है हमारी। तीनों को आपकी कोई फेवरेट? ये तीनों ही हमारी फेवरेट है माशाल्लाह। सबकी अपनी अपनी कंट्रीब्यूशंस हैं। हर एरिया में आप देखें जो उनकी कुर्बानियां हैं। मैं तो खैर वही बात होती है कि जिसको जो एस्पेक्ट समझ आता है उसको वही उसी चीज़ से वो रिलेट करता है। मुझे लगता है कि जो इनका कंट्रीब्यूशन है सोशल डेवलपमेंट में, वो शायद मर्द भी वो काम ना कर पाते जो इन खवातीन ने करके दिखाया। डन हो गया। काशिफ भाई, 5,000 रुपये की आप लोग की जो कैंपेन चली थी पूरी कराची में, धड़ाधड़ कैंपेन अभी भी जारी है। कितने लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं? क्योंकि भाभी ने कहा कि हमने डीप में जाके देखा कि परचेज पावर कितनी है लोगों की। ये जो आपने बहुत अच्छी बात है कि आप चाह रहे हैं कि हर किसी का घर हो, वो घर टाइम पे देंगे आप लोग? देखिए, टाइम पे देने की, जैसे मैडम ने भी कहा कि सबकी नीयत यही होती है, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में कारोबार करना जिहाद से कम नहीं है। हाँ, ऐसे ही। उसके अंदर सिर्फ मामलात ऐसे नहीं होते कि जी आपने पेमेंट दी और हमने डिलीवरी दे दी, बल्कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस का आपको सामना करना होता है जो कि कभी कभी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस आपके लिए मौजूद होते हैं, उसमें डिलेज आ जाते हैं। लेकिन हम एक चीज़ ज़रूर कर रहे हैं कि जहाँ इतनी सख्त संगीन माशी सूरत हाल हो और जहाँ लोगों के लिए डेवलपमेंट करना मुमकिन ना रही हो, हम अभी भी डेवलपमेंट का सिलसिला चला रहे हैं। ख्वाहिश ये है कि जब तक हम कर सके अपने पास से मैक्सिमम एक्सटेंट तक हम जाएंगे, ताकि हम अपनी डिलीवरीज को इंश्योर कर सकें कि वो टाइमली हम उनको मुकम्मल कर पाएँ। अच्छा, बहुत सारे बिल्डर हजरात को क्योंकि आप लोग बहुत दूर जाके सोसाइटीज़ बनाते हैं, आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, फिर वहाँ पे बिजली, यूटिलिटीज़, फिर वहाँ पे मकामी लोगों की इन्वॉल्वमेंट, ये सब ख़त्म हो गई, फेस कर रहे हैं अभी भी? जैसे आपने कहा जिहाद है भाई यहाँ पे मामला करना। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं। सबसे पहले तो ये दूर वाला कॉन्सेप्ट के दूर, मैं नहीं समझता कि कोई जगह भी दूर होती है। क्यों? क्योंकि जब वहाँ पे आबादियाँ हो ना तो शहर बढ़ते चले जाते हैं, तो कभी भी शहर का कोना आता ही नहीं है। आज जिसको आप कोना कह रहे हैं, आज से 20 साल बाद वो मिड ऑफ द सिटी बन जाएगा। सही। तो ये सिर्फ परसेप्शंस की बात है। और जहाँ इन्वेस्टमेंट्स हम देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट फ्यूचर की होती है, आज की नहीं होती। वो इन्वेस्टमेंट फैक्ट्स पे नहीं होती बल्कि विजन्स पे होती है। तो हम उसी विजन को लेके चल रहे हैं। दूसरी बात, जहाँ तक प्रॉब्लम्स की है, देखिए यहाँ तो घर से बाहर निकले तो प्रॉब्लम्स है। एक जमाने में हमें पता ही है कि क्या क्या सूरत हाल रही है, लेकिन बहरहाल प्रॉब्लम्स से तो आपको सामना करना है। आपको उन चीज़ों को जवामर्दी के साथ फेस करना है। जहाँ हमारे फौजी बॉर्डर्स पे कर रहे होते हैं, हम यहाँ शहर के अंदर बैठे हुए कर रहे होते हैं। तो मुख्तलिफ सूरत हाल का, मुख्तलिफ सिचुएशन का हर लेवल पे सामना होता है। और यहाँ पे आप अगर फेस नहीं करेंगे उन चीज़ों को, उन चैलेंजेस को फेस नहीं करेंगे, उन सिचुएशन को फेस नहीं करेंगे, आपका आगे बढ़ना नामुमकिन हो जाएगा। सारी तमाम चीज़ों को फेस करते हो अल्हम्दुलिल्लाह लेके चल रहे हैं। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट फेज पर प्रोग्राम के। चूँकि सर हस्बैंड एंड वाइफ हैं, और फिर ये वो हस्बैंड वाइफ हैं, इस तरह के बहुत सारे पाकिस्तान में लाखों लोग हैं जिनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और जिनका बिजनेस और फिर उनकी वर्थ आप देखें और फिर उनकी सक्सेस लाइफ, तो बहुत सारे लोगों को इनसे सीखना चाहिए, अपने रोल मॉडल बनाने चाहिए। इसी तरह आप लोग भी लाइफ अपनी गुजारें ताकि आप लोगों से बहुत सारे लोगों का बेनिफिट और फ़ायदा हासिल कर सकें। शाह साहब, कैसा रहा ये सफ़र जो आज चल रहा है मैडम सरवत के साथ? और ये पसंद थी या कि कैसे हुआ, अरेंज मैरिज थी? देखिए, ये नहीं भी होती तो मैं कहता कि बहुत अच्छा रहा। अच्छा। मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि ये बहुत बड़ी नेमतों में से कि आपको लाइफ पार्टनर एक ऐसा मिले जिस पे आप डिपेंडेंट हो सको, जिस पे आप इतना आप कॉन्फिडेंस रखो
कि आप तमाम चीज़ें उनके ऊपर छोड़ सको। तो मुझे हर तरह की सपोर्ट इनसे मिली, चाहे इंटेलेक्चुअल सपोर्ट कहें, कारोबारी सपोर्ट कहें, एजुकेशनल सपोर्ट कहें, हर तरह की सपोर्ट इनसे मिली। हमारे अब बच्चों की अपब्रिंगिंग से लेके हमारे कॉर्पोरेट लाइफ को किसी और लेवल पे ले जाने में हमें सपोर्ट मिली। और सबसे बड़ा काम मैं ये समझता हूँ जो मेरी ज़िंदगी में मिसिंग था वो था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जानिब, यानी खिदमात की जानिब। मैं ये समझता हूँ वो खला मेरी इन्होंने पुर की। इस वक्त मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के तहत यानी जिसमें बिनाई से महरूम अफराद के लिए काम करना हो या जिस्मानी तौर पे जो चैलेंज मैं वही आ रहा था, लेकिन बड़े बूढ़े एक मिसाल देते हैं अक्सर कि भैया जहाँ दो बर्तन हो तो वो टकराते भी हैं कभी, तो लड़ाई तो होती होगी। देखिए हमारे दरमियान जो डिस्कशन के मौजू होते हैं ना वो बड़े मजेदार हैं। अच्छा। हम रात को बैठते हैं तो हम कारोबार डिस्कस करते हैं और सुबह उठ के हम ये तय करते हैं जो रात डिस्कस किया था उनमें से फाइनल क्या करना है, और फिर शाम को आके देखते हैं उनमें से एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ। तो लड़ाई होगी किस बात पे हमारी, इसके अलावा कोई टॉपिक हमारे दरमियान अक्सर व बेशतर नहीं होता। लेकिन जहाँ पे हमारे बर्तन खनकने की बारी आ जाए तो दोनों समझ जाते हैं कि हमें टॉपिक चेंज करना है। तो मेरे ख्याल में ये कॉमरेड करना बहुत जरूरी है। ज़बरदस्त। अब आ जाते हैं, आपने कहा कि मैं मैडम के पास आता हूँ, इनकी तो बड़ी समाजी खिदमात हैं और ख़वातीन के लिए आपके पास भी बेतहाशा लोग हैं, और जहाँ बेतहाशा लोग हैं, जहाँ बेतहाशा एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ बेतहाशा कंप्लेन और बेतहाशा ज़रूरतें आपके पास भी आती होंगी। छोटे छोटे मसाइल, किसी का रेंट देना है, किसी का क्या हॉस्पिटल का मसला आ गया, वो भी सब हेल्प करते हैं लोगों की आप अपने एम्प्लॉयज़ की? हमारे पास कोई 300 से ज़्यादा अफराद जो काम कर रहे हैं माशाल्लाह, और आज से 8 माह पहले भी इतने ही थे। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने हमें इतना हौसला दिया कि हम डाउन साइजिंग की तरफ नहीं गए। तकालीफ हमने अपने सीनों पे बर्दाश्त की हैं। ज़बरदस्त, रियली और अप्रिशिएट। उसकी वजह सिंपल ये थी कि शायद हमारे लिए उस चीज़ को सस्टेन करना मुमकिन हो, लेकिन एक जो मेरे पास शख्स काम कर रहा है वो मेरा फैमिली मेम्बर है, उसके लिए शायद नामुमकिन हो, क्योंकि ये 300 अफराद नहीं है, 300 ख़ानदान है। ऐसा ही है। तो इसमें अल्लाह पाक मदद करता है हमारी, जहाँ छोटी मोटी ज़रूरियात हों या दूसरी चीज़ें हों। हम मुख्तलिफ तरह की चीज़ें लाते रहते हैं, इंश्योरेंस से लेके मुख्तलिफ ग्रेजुएटी पॉलिसीज़ भी हैं, और गाय बगाए जो ज़रूरतें पड़ती हैं उसमें भी हम करते हैं। यही वजह है इसके रिटर्न में हमें मोहब्बतें बहुत ज़्यादा मिलती हैं। आप एक अजीब किस्म की मोहब्बतें देखेंगे हमारे साथ जो हमारे फैमिली मेम्बर काम करते हैं, हम उनको कहते भी दामिन मैं फैमिली। फॉलो करता हूँ आपको, बहुत सारे लोग आपको दुआएं दे रहे होते हैं और जहाँ जाते हैं आपका वालियाना इस्तकबाल होता है। रियली अप्रिशिएट। शायद यही वजह है कि आज तक हम अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्रेस कर रहे हैं इस मुश्किल माशी दौर में भी। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह पाक ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, हम रोज़गार उनको फराम करते हैं और अल्लाह पाक हमें उनके ज़रिए देता है। तो हमारा क्या सिस्टम बात कुछ है। अलग है। मतलब वो एक है ये कि आपने जैसे अल्लाह से कारोबार कर लिया और जब आप वहाँ से कारोबार करेंगे तो फिर ऐसा कैसे मुमकिन है आप लॉस हो। मैडम सरवत नसीम शाह, आपकी भी कई समाजी खिदमात हैं, बहुत जगहों पर इवेंट्स में आपसे मुलाकात भी मेरी रही है, बहुत सारे लोगों को भी आप गिफ्ट बांट रही होती हैं। तो कोई पर्टिकुलर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है या कि बस ठीक है करना है विदाउट ऑर्गेनाइजेशन? जी, आज से कुछ सालों पहले इरादा मेरा यही था कि अब बिज़नेस सेटअप कर लिया है तो अब एक फाउंडेशन सेटअप करें, और जामिन फाउंडेशन की हमने बुनियाद रख दी थी कि इसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं जैसे जैसे लोगों से मिलती गई तो मैंने ये देखा कि बहुत सारा काम हो रहा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छी नीयत से काम हो रहा है, बहुत मेहनत से काम हो रहा है। तो फिर एक मुझे लगा कि एक और इदारा क्रिएट करना, फिर उसकी ओवरहेड्स क्रिएट करना, उसको चलाना, उसमें टाइम लगाना, इससे बेहतर है कि हम किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को जिसमें कि हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं उसको अडॉप्ट कर लिया जाए। तो मैंने इसी तरह कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को अडॉप्ट कर लिया है, आई चेयर दैट। और इस तरह के वो काम तो कर रहे थे, फील्ड वर्क बहुत अच्छा है उनका, मेहनत बहुत है, लेकिन उनके पास टैक्टिकल लीडरशिप, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप नहीं थी। तो वो मैंने एक कॉम्बिनेशन इस तरह बनाया कि अल्हम्दुलिल्लाह वो सब ऑर्गेनाइजेशन वुमेन एम्पावरमेंट पे आप काम कर रही हैं, किन किन शोबों में मज़ीद काम करने की ज़रूरत है? देखिए, विमेन एम्पावरमेंट तो 50% हमारी आबादी है। अगर इनकी एम्पावरमेंट नहीं होगी, इनकी सोच को नहीं बदला जाएगा, इनका पर्सपेक्टिव नहीं बदला जाएगा, तो हम अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। और ज़ाहिर है यही ख़वातीन हैं जो बच्चों की तरबियत में ज़्यादा किरदार अदा करती हैं। मैं तो फादर के किरदार को भी बहुत इंपॉर्टेंट समझती हूँ और वो करते भी हैं। मतलब उनकी इतना जिक्र नहीं होता लेकिन उनका भी बहुत रोल होता है। लेकिन ख़वातीन क्योंकि फोर फ्रंट पे होती हैं तो आई थिंक उनकी एजुकेशन करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वुमेन एम्पावरमेंट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। इसके अलावा पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ जो है, अभी नया सेंसस जो है उसके मुताबिक 15% हमारे यहाँ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, 15 से 16%। और ये एक मोहताद अंदाज़ा है। आपको पता है जो ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स होते हैं वो हमेशा हमारे कैसे आप लोग इनको अकोमोडेट करते हैं?
देखिए जो नाबीना हजरात का जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जो विजुअल इम्पेयरमेंट हाँ। है, इसका हमने जो मॉडल बनाया है वो ये है कि इनको जो मेरा पर्सपेक्टिव हमेशा होता है वो एम्पावरमेंट का होता है। ठीक हम है। सिंपैथी मॉडल पे नहीं जाते, हम एम्पैथी मॉडल पे जाते True. हैं कि सिंपैथी करके इनको राशन दे देना, हाँ। इनकी फीस दे देना, इनके कपड़े बना देना, ये इनके लिए सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है। हम इनको नौकरी करने के काबिल बनाते हैं, हम इनको स्किल से डेवलपमेंट कोर्सेज कराते हैं। विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ लोग कंप्यूटर इतनी अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आइडियल कैंडिडेट होते हैं कॉल सेंटर्स के लिए। तो इस चीज़ के ऊपर ही हमने काम किया। हमारा स्किल डेवलपमेंट कोर्स कॉल सेंटर्स के ऊपर है। अभी हमने एक ई कॉमर्स कोर्स स्टार्ट किया है जिससे कि ये अपनी इनकम को डॉलराइज कर सकेंगे और अब डॉलर्स में भी कमा सकेंगे इंशाल्लाह। और क्या मैसेज देंगी माओं को, बहनों को और पाकिस्तान के नौजवानों को, कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में वो अपना किरदार अदा करें? जी, मैसेज मेरे यही है कि ये जैसे मैंने अभी बात की कि सिंपैथी मॉडल पे ना जाएं, लोगों को एक दिन खाना खिला के अगले दिन फिर अपने ऊपर डिपेंडेंट ना करें, सस्टेनेबल मॉडल पे जाएं, उनको ऐसा कुछ सिखा दें, उनको ऐसा कुछ दे जाएं कि कल वो आगे देने के काबिल बने। काशिफ भाई, 3 शख्सियात आपके आगे मैं रखूँगा। चूँकि वैसे तो आपका बिजनेसमैन है लेकिन वोट तो आप भी देते होंगे किसी न किसी पार्टी को। सबसे पहले नंबर पर है हमारे पास एक्स फॉरेन मिनिस्टर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, एंड नंबर 2 पर हैं चेयरमैन पीटीआई, एंड नंबर 3 पर हैं साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब। आपकी इन तीनों में कोई फेवरेट शख्सियत? देखिए, पॉलिटिक्स जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है चीज़, लेकिन उसकी ट्रू सेंस में, और मैं ये समझता हूँ कि ये खिदमत का ऐसा इदारा है या यूं कहिए एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ करने को भी बहुत कुछ है, लेकिन वहाँ पे तनकीद के लिए भी बहुत कुछ मौजूद होता है। हम अच्छा करें या बुरा, हमारे साथ मुख्तलिफ लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स की बुनियादों पे लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इन तीनों अफराद के बारे में कुछ लोगों की अच्छी राय होगी, कुछ लोगों की बुरी राय होगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन समेत जितने भी पॉलिटिशियंस हैं जो कि खिदमात के शोबे से वाबस्ता हैं, मेरे ख्याल में उनकी कदर कीमत बहुत ज़्यादा होनी किसी चाहिए। एक का अगर आपको नाम लेना पड़ जाए कि चलें, अगर आपने ये 3 नाम लिए, किसी एक का अगर आपको नाम लेना पड़ जाए, यार मैं ज़्यादा बिलावल को पसंद करता हूँ, मैं साबिक वज़ीर नवाज शरीफ को पसंद करता हूँ, इनकी जो सर्विसेज थी जब ये इनका टर्नओवर था, अच्छा काम हुआ? देखिए, तीनों वक्तों में तीसरे का तो अभी वक्त नहीं आया, बिलावल साहब का तो अभी वक्त नहीं आया। नवाज शरीफ के दौर में अपने तौर पे बहुत सारे अच्छे काम हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रियल एस्टेट के लिए हमेशा ही जो है मुश्किल वक्त रहा वो, और ख़ास आपके वक्तों में रियल एस्टेट का बहुत अच्छा काम हुआ था। लेकिन जो ओवरऑल सिनेरियो है, मैंने जैसे पहले भी बयान किया कि ये पॉलिटिशियंस की बुनियादों पे नहीं चलता। आपके पास जो ऑपरेशनल सारा सेटअप है वो ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस इनकी चीज़ों का होता नहीं है। आपने पॉलिसी अगर कोई लाके डाल भी दी, आपने बहुत अच्छी कोई स्कीम्स भी डाल दी, तो वो एग्जीक्यूशन में इतनी पुअर सिस्टम आ जाता कि वहाँ से इनके विजन की तकमील हो नहीं पाती। तो मेरे ख्याल में हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। हम बैठ के बुराइयाँ तो करते हैं, हम बैठ के बहुत सारी तनकीदें करते हैं, लेकिन उसके पीछे के हालात, उसके पीछे के जो मामलात होते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, उनको नहीं समझ पाते। मेरे ख्याल शायद ये आप इसलिए कह रहे हैं, जहाँ तक मैं अंडरस्टैंड कर सका और व्यूअर्स को भी अभी मैं बताने लगा हूँ, आप खुद कई एसोसिएशंस के चेयरमैन हैं और मैंने देखा है कि जब आप किसी मनसब पे आ जाते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। हम जितनी मर्जी अच्छा काम कर लें, जितना मर्जी अपने तौर पे काम कर लें, हमारा जहाँ पे कदर करने वाले लोग मौजूद हैं वहीं हमें तनकीद का निशाना बनाने वाले लोग भी मौजूद हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अच्छा लीडर वो है जो कि इन तनकीदी मराइल से बहुत अच्छे तरीके से गुजरे, बल्कि इनको अपने लिए मोटिवेशन का बायस समझे और उसको लेके चैलेंजेस को ले और चैलेंजेस को पूरा करने के लिए। चलें लास्ट फेज में आते हैं सर। व्यूअर्स मुझे प्रोड्यूसर साहब ब्रेक का कह रहे हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सैयद काशिफ शाह और मैडम सरवत नसीम शाह हमारे साथ मौजूद हैं। अब दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं और अब आपका बड़ा सक्सेस जर्नी जा रहा है। अब मैडम सरवत से ज़रा पूछ लें, लास्ट ब्रेक है तो अब स्पीड से हम आगे जाते हैं ताकि आपको पता चले, बहुत कुछ सीखने को आपको मिले और बड़ा वो कहते हैं ना तामीरी शो हो। आप अपनी जो आपकी तामीरी और जो आपका जो माइंड है, आपके जो आइडियाज़ हैं, उससे आम आदमी को कैसे बेनिफिट पहुँचे? क्या आपका विजन है कि यार मैं ऐसा पाकिस्तान चाहती हूँ?
अच्छा देखिए, अभी मैंने इसी चीज़ को, क्योंकि मैं बहुत सारे काम कर रही थी, जैसे अभी CSR की बात हुई, इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सब कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, अपने ज़कात, खैरात, ज़कात, ये सब चीज़ें दे रहे होते हैं, लेकिन वो बस एक बंदे के पास जाके और एक काम होके ख़त्म हो जाता है, तो उसका इम्पैक्ट उतना क्रिएट नहीं होता। तो मैंने ये किया, क्योंकि मैं एक स्ट्रेटेजिक लीडर हूँ, तो मैंने हर तरह के जिस भी शोबे में मैं अब काम करती हूँ, मैंने अपना एक रोटरी क्लब बना लिया है, और रोटरी के 7 एरियाज ऑफ फोकस होते हैं, जो कि तकरीबन सोसाइटी की सारी चीज़ों को ही कवर कर रहे होते हैं। तो उसको उस करके, और फिर क्लब ऑफ कोर्स मीन्स के उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो लाइक माइंडेड लोग उसके अंदर आते हैं, और इससे एक ग्रुप बनता जा रहा है। तो ये मेरा जो विजन है वो ये है कि एक पायलट प्रोजेक्ट ऐसा हो जाए जिसमें हम अफोर्डेबल हाउसिंग, अभी मैं एक कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह करने जा रही हूँ जिसके अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग के और जितने एलिमेंट्स होंगे, यानी कि ज़ाहिर है अफोर्डेबल सिर्फ आपको ज़मीन मिल गई वो काफ़ी नहीं है, अब आपको ऑल्टरनेट मटेरियल चाहिए जिससे आप घर बना सकें, आपको एनर्जी एफिशिएंट लाइफ चाहिए। जब आप उस घर का कोई बिल ही नहीं अदा कर पाएंगे तो उसमें रहेंगे कैसे? तो हमें अब एनर्जी एफिशिएंट चीज़ें चाहिए। हमें, अगर हम घर बना लें और सैलाब आ जाए और वो घर बह जाए तो क्या फ़ायदा? तो हमें क्लाइमेट के ऊपर भी काम करना है। इस विजनरी माइंड की जो आपके पास है, क्या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को इसकी ज़रूरत नहीं है? और अगर आपको, दो सवाल है मेरे, एक तो ये था, और अगर आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि निगरान इस वक्त हुकूमतें हैं मुल्क में, इलेक्शन का सिलसिला आगे होना है, तो क्या आप ख्वाहिशमंद हैं पाकिस्तान की सियासत में आने की? अच्छा, मैं कुर्सी पे बैठने का पे बिलीव नहीं करती। मेरे ख्याल में अगर हम खिदमत करना चाहें, कंट्रीब्यूट करना चाहें, हम कहीं से भी कर सकते हैं। अभी भी जो मेरा पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का काम है, सिंध गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है इसमें। वो हर तरह की आइडियाज़ के लिए, हर चीज़ के लिए ओपन होते हैं, हर चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। हम क्योंकि फ़र्स्ट वर्क प्लेस एम्प्लॉयर्स भी हैं, हमारे पास नाबीना लोग काम करते हैं, तो बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन उनकी तरफ से कि जो फेडरल कोटा 2% का है और सिंध का कोटा 5% का है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को जॉब देने का, वो जब कोटा था भी नहीं तब से हम 5% माशाल्लाह फुलफिल कर चुके हैं। तो वो हर तरह से अप्रिशिएट भी करते हैं, जहाँ पे हमारे आइडियाज़ की ज़रूरत है वो आइडियाज़ लेते भी हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स को भी अप्रिशिएट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आई थिंक अगर काम हो रहा हो तो कुर्सी पे बैठना ज़रूरी नहीं होता उसके लिए। ठीक है काशिफ साहब, आपको अगर कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर आपको टिकट ऑफर करना चाहे और कहे कि आप हमारे कैंडिडेट बन जाएं और अमली तौर पर आप पॉलिटिक्स में आना चाहें, तो किस पार्टी को आप सिलेक्ट करेंगे? देखिए, ये बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन मैं इस बात से तो पूरी तरह से मैं कन्विंस हूँ कि इख्तियार के लिए इक़्तिदार का होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आपको इख्तियारात का इस्तेमाल लोगों की तामीर में, उनकी तख्लीकी सलाहियतों में मज़ीद बेहतरी लाने में आपने करना है, तो वो सिस्टम जो कि कहीं भी प्रिवेल कर रहा, जहाँ पे आपको काम करने का मौका मिले तो उसके साथ आपको कहीं ना कहीं अपना किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन अगेन, जैसे सरवत ने अभी कहा कि इसके लिए कुर्सियों की ज़रूरत एज सच नहीं होती। गवर्नमेंट जो है वो भी खुद भी देख रही होती है कि हमारे से कौन से ऐसे लोग हैं जो कि मिलकर काम कर सकते हैं। मैं इनको भी देखता हूँ और लोगों को भी देखता हूँ। ठीक है, मुख्तलिफ जो पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं। जी हाँ, मुख्तलिफ जो पॉलिटिशियंस बैठे होते हैं, मुख्तलिफ सीटों पे बैठे होते हैं, या वज़रा बैठे होते हैं, उनमें से कई एक वज़रा बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे होते हैं और वो इसी तरह से प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ भी काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब मौका मिले तो ये अल्लाह की तरफ से एक पूरा सिस्टम होता, ये अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, उसको आपको यूटिलाइज करना चाहिए अगर आप ये समझते हैं कि आप उससे इंसाफ कर सकते हैं। मुर्तज़ा वहाब ने कराची की मेयरशिप संभाली, उनकी वालदा भी पॉलिटिशियन थी, मैडम फौजिया वहाब सिद्दीकी। बीइंग हम कराची वाले, उनसे क्या ख्वाहिशात रखते हैं? क्या मुर्तज़ा वहाब, जिस तरह उन पर बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं, क्योंकि इससे पहले के जो मेयर थे वो बहुत कुछ कर गए, क्या मुर्तज़ा वहाब में आप वो जरासीम देख रहे हैं काम करने वाला? देखिए, अब तक जितनी चीज़ें मैं मुर्तज़ा वहाब की देख चुका हूँ और जिस किस्म की उनको नॉलेज है इस सिस्टम के हवाले से, लगता तो यही है कि वो कर सकते हैं चीज़ें। कितनी कर पाएंगे, कितनी नहीं कर पाएंगे, वो वक्त बताया, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि एक पॉलिटिशियन डिसाइड तो कर रहा होता है लेकिन एग्जीक्यूशन वो नीचे लेवल पे होती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी बेहतरी उससे आ जाएगी, क्योंकि अनअटेंडेड छोड़ा हुआ था कराची को बिल्कुल इस तरह से छोड़ा गया था जैसे कोई लावारिस हो। तो कम से कम मैं समझता हूँ कि अगर वारिस कोई मिल जाए, कोई उसका काम करने वाला हो, तो जितना भी करेगा वो पिछले जीरो से उठ के कहीं ना कहीं जाके प्लस में ही खड़ा होगा। तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट कि वो अच्छा काम कर पाए, अच्छी टीम मिल जाए इनको। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। एक लास्ट मुझे ये बताइएगा, चूँकि आगे हुकूमत तो बननी है, इलेक्शन तो होने हैं, दो चीज़ें हैं, इलेक्शन होंगे, कुछ कहते हैं जी इलेक्शन नहीं होंगे पाकिस्तान में सदारती निज़ाम आएगा। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ कहती हैं हमारी जमहूरियत के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं, इलेक्शन होने चाहिए, फिर जो पार्टी विन करती है आ जाए। काशिफ शाह की नज़र में क्या होने जा रहा है? देखिए, मेरी दुआ हो सकती है इस सिलसिले में कि अवामी निज़ाम हो,
जहां आवाम मतलब के आप लिए जमहूरियत बहुत के कुछ हामी किया हैं। जाए, जमहूरियत की उसकी वजह है। ठीक है। देखिए, जब बहुत सारे लोग बैठ के डिसाइड करके आपस में मुशावरत करके किस चीज़ को तय करते हैं तो ओनरशिप आती है। ओनरशिप बहुत ज़रूरी है। ओनरशिप जब तक आपके अंदर नहीं होगी आप उसकी एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। अगर डिक्टेशन आपको मिलती रहेगी तो लोग जब उसकी एग्जीक्यूशन डिक्टेशन की ठीक तरीके से नहीं करेंगे तो कभी भी वो अहदाफ हासिल नहीं हो सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि एक अवामी सिस्टम एक होना चाहिए और पूरी आबोताब के साथ होना चाहिए। लेकिन उसमें गुजारिश मेरी होगी बल्कि इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कि जिस तरह से सिक्योरिटी के मामलात को अलहदा किया हुआ है वैसे ही मईशत के मामलात को भी अलहदा कर दिया जाए। उसके अलावा जितना ऑपरेशनल मैटर है उसको ज़रूर इन चीज़ों में रखा जाए, लेकिन कारोबार के लिए आप पॉलिसीज़ जो वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे लेकर आए उसके लिए अलग इदारे बना दें, उसको सेपरेट कर दें। फ़ायदा ये होगा, जी। देखिए फ़ायदा ये होगा कि आज की जंगें सिर्फ और सिर्फ बंदूकों से नहीं लड़ी जानी बल्कि आपकी माशी मजबूती आपको जंग जिताने का बायस बनेगी। यहाँ प्रॉक्सी वॉर्स होंगी, यहाँ बहुत सारी और चीज़ें होंगी, उसमें आपको माशी तौर पर मुस्तहकम होने की ज़रूरत है। तो ये दोनों एंड्स जहाँ हम सिक्योरिटी के लिए देखते हैं तो इसको भी सिक्योरिटी के तौर पर आप ट्रीट करें कि जिस तरह से बंदूकों की हमें इसकी ज़रूरत है, गोला बारूद की ज़रूरत है, उसी तरह से हमें मईशत की भी ज़रूरत है। एक मजबूत मईशत ही हमारे इस्तेकाम का अब जब आप अपने मईशत की बात करेंगे, एक आदाद शुमार के तहत एक साल के अंदर पाकिस्तान में 346 बिजनेसमैन जिनका ताल्लुक ताजर कम्युनिटी से था वो माइग्रेट कर गए, और फिर आज नौजवान जिससे आप बात करेंगे वो कहेगा जी मैं बाहर जा रहा हूँ, यहाँ कुछ नहीं है। क्या मैसेज देंगे बिजनेस कम्युनिटी को प्लस पाकिस्तान के नौजवानों को? सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हम पिछले दिनों क्योंकि इनके तवज्जुह से बहुत सारे मुझे इंक्यूबेशन सेंटर्स में जाने का इत्तेफाक हुआ, बहुत सारे नए बिजनेस आइडियाज़ मैंने सुने लोगों के, बच्चे नए आ रहे हैं, नए आइडियाज़ देते हैं, हमें उनको मौका फराम करना चाहिए। तो जो गैप आप समझ रहे हैं कि 300 साढ़े 300 लोगों की वजह से क्रिएट हो रहा है वो पूरा कर सकते हैं। मसला कहाँ है? सबसे पहले तो ये देखें वो 300 साढ़े 300 लोग जो जा रहे हैं हर सालाना जा रहे हैं, या हमारे पास से जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है उसकी वजह क्या है? तो हमें उस वजह को ख़त्म करना है। मैंने आपको कहा ना, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को हमें कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म बेसिस पे लेकर आना पड़ेगा, सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा चीज़ों को। आज मिसाल के तौर पे मैं अपने इर्द गिर्द देखता हूँ कि टैक्सेशन का एक म्यार है जो कि कायम किया हुआ है। अचानक अगले साल जो है मुझे पता है कि ये टैक्सेशन चेंज हो जाएगी, तो वो साल आने से पहले मैं अपनी सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ रोक दूंगा। वो डर जो है मुझे 3 महीने वो कारोबार नहीं करने देगा, और नए जो टैक्सेस आएंगे वो 3 महीने मजीद कारोबार नहीं करने देंगे। 6 महीने मुझे तो कारोबार से आप आउट कर देते हैं। तो ये कौन कर रहा है? कि हम अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से कर रहे हैं। हम जब अपने कारोबारों को बेहतरीन अंदाज से चलाते हैं, हम जब एक आम आदमी अपने घर को बेहतरीन अंदाज से चला सकता है कि मेरा खर्चा मिसाल के तौर पर अगर 30,000 रुपये है माहाना, तो मुझे पता है मुझे 30,000 की इनकम करनी है, या मेरी इनकम अगर 30,000 है तो मैं अपने खर्चों को वहाँ तक महदूद करूँगा। हम एक अनोखे इकोनॉमिक माशरे में रहते हैं जहाँ पे हमारी इनकम अगर मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए है तो हमारे अखराजात माशाल्लाह 5 लाख रुपए होते हैं। तो हमें कंटेन करना चाहिए इन तमाम चीज़ों को। आप जब इस लॉसेस में जाओगे, डेफिसिट में जाओगे, तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। और फिर मैं ये समझता हूँ हर शख्स को अपना किरदार अदा करना है। हमने इस मुल्क से मांग बहुत लिया, बहुत मांग लिया, बताएं, अब देना शुरू करें, अब अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि मजीद कितने 20, 25, 30 साल आपने जीना है। क्या तो बात है। कुछ ऐसा करके चले जाएं जो कि याद रह जाए, और वो सिर्फ तब मुमकिन है जब आप देने वाले बनोगे, लेने वाले नहीं। क्या बात है। लास्ट में जब काशिफ साहब ने बोल ही दिया है कि अपने हिस्से का काम तो तुमसे है, पाकिस्तान की टीम भी एवरी ईयर बिजनेसमैन को जमा करती है और उनसे बात करती है, उनसे पूछती है कि पाकिस्तान की इकनॉमी को कैसे बेहतर करना है। फिर हम उनको रिकग्नाइज़ करते हैं उनकी सर्विसेज पर। आज जो हमारे साथ फैमिली मौजूद है, आप लोग भी हमारी गोल्ड स्पॉन्सर की कैटेगरी के लोग हैं, और आप लोग जब मुल्क की बात आती है तो बढ़ चढ़कर आप उन इवेंट्स को, उन तकरीबात को सपोर्ट करते हैं। 14 अक्टूबर को कैसा देख रहे हैं सर? माजी में जिस तरह के मैंने प्रोग्राम्स आपके देखे हैं और जिस तरह के इवेंट्स कराए हैं, मैं समझता हूँ इससे कई गुना मैग्नीट्यूड पे आप इस चीज़ को ले जा रहे हैं, और मैं आपको आपके इस हौसले को दाद भी दूंगा और इस विजन को भी दाद दूंगा जो आप कर रहे हैं। इस मौशी क्राइसिस में जो आप जिस तरह के एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं वो बहरहाल हौसले वाली बात है, और दुआ गो कि अल्लाह पाक इसको मजीद बेहतर से बेहतर बनाए और एक ऐसा इंप्रेशन आप क्रिएट करने में कामयाब हो जो कि हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसका इंतजार कर रहे हैं। नजर आ रहा होगा आपको बिल्कुल माहौल बनता हुआ। ये सब क्रेडिट आप लोगों को जाता है। मैडम, आप क्या मैसेज देंगी तुमसे पाकिस्तान की टीम को 14 अक्टूबर के हवाले से? जी, मैं समझती हूँ कि जो अप्रिसिएशन है ये हर इंसान को इसकी ज़रूरत होती है, चाहे वो बच्चा स्कूल में हो, चाहे वो बिजनेसमैन अपने लिए काम कर रहा हो, चाहे वो मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहा हो। अप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट, ये ह्यूमन फैक्टर है मोटिवेशन का। तो आई थिंक आप लोग इसमें बड़ा अच्छा किरदार अदा करते हैं कि लोगों को जमा करते हैं, उनकी जो
काम है उनको सराहते हैं, उनको लोगों के सामने लेकर आते हैं, उनको लोगों के लिए मोटिवेशन बनाते हैं, और ताकि लोग भी उनके रास्ते को देखकर और आगे बढ़ सकें। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद आबाद रहे, मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।